हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की वर्कशीट है जो आपके लिए 3 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट है और आपकी जो पॉलिटिक्स जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, अगर हम समझें कि पावर शेयरिंग क्या होती है, यानी पावर जो है, जो एक तरह से पावर है उसको आपस में बांट देना, वो क्या कहलाती है, पावर शेयरिंग कहलाती है। और इसका सबसे आप कह सकते हो ईजी जो एग्जांपल है वो आप अपने स्कूल में ही देख सकते हो कि जैसे कि पहले होता था मोनार्की सिस्टम, जब था डेमोक्रेटिक सिस्टम से पहले मोनार्की सिस्टम जिसमें किंग होता था, तो सारी पावर किंग के पास होती थी, वो जो कहता वही आदेश सबको मानना पड़ता था, वही उसका फाइनल ऑर्डर होता था। लेकिन पावर शेयरिंग में ऐसा नहीं है। अगर डेमोक्रेसी की हम बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है। अगर आप स्कूल का एग्जाम्पल ले तो देखिए प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जो हैं उनके और स्कूल में कौन है, टीचर्स हैं। तो जो पावर है स्कूल की, यानी स्कूल के जो वर्क हैं वो सब आपस में मिलकर करते हैं। क्लियर। अकेले जो प्रिंसिपल हैं वो सारे डिसीजंस नहीं लेते, जो भी डिसीजन जिसका अच्छा होता है, बच्चों के हित में होता है, वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो किसी के पास कोई चार्ज दिया गया है, कोई टाइम टेबल इंचार्ज है, कोई मिड डे मील इंचार्ज है, कोई पीडब्ल्यूएफ इंचार्ज है, सब जो है सबको पावर अलग अलग दी जाती हैं। तो यही क्या कहलाता है, यही पावर शेयरिंग कहलाता है। सो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक टू डेमोक्रेसी। तो ये पावर शेयरिंग का आइडिया है, ये किससे लिंक है, डेमोक्रेसी से लिंक है, जिसमें सभी को इक्वल राइट दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड आर हैविंग डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ जो भी वर्ल्ड की मोस्टली जो सोसाइटीज़ हैं, मोस्टली जो आप कह सकते हो एरियाज़ हैं, वो अलग अलग डाइवर्सिटी है उनकी। कोई रिलीजन के बेस पे, कोई लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के बेस पे सब बटा हुआ है। Therefore, due respect should be given to all the diverse group and views that exist in a society. So, इसी को देखते हुए जो ये डाइवर्स ग्रुप हैं, क्लियर, जो सोसाइटी में इस तरह से फैले हुए हैं, सबको जो है आप एक तरह से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल राइट है सबका रिस्पेक्ट पाने का। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम। तो हम यहाँ पे पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल समझेंगे बेल्जियम में। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का। इट्स एथनिक कंपोजिशन इज कॉम्प्लेक्स। इसकी जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल से इसको समझोगे तो इस छोटा सा एक ये कंट्री है और इसके अंदर जो यहाँ की जातीय बुनावट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है। एथनिक कंपोजिशन, जो जातीय बुनावट है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जाति के आधार पर यहाँ बड़ा जो है कह सकते हो झोलमाल है। इट्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1 करोड़। अब इसकी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 1 करोड़, जो कि बहुत ही कम है। अगर इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है, ठीक है। 59% पॉपुलेशन लिव इन द फ्लेमिश रीजन। 59% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, फ्लेमिश रीजन में रहती है, क्लियर। एंड स्पीक डच, और इनकी लैंग्वेज क्या है, डच जो है, डच स्पीकर्स हैं ये 59%। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन। 40% पीपल जो है वो कहाँ रहते हैं, फ्रेंच स्पीकर हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं। यानी यहाँ पे देखो मेजॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में डच स्पीकर्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 59% है, और केवल 1% यहाँ पे क्या है, जर्मन स्पीकर्स हैं। अब कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की अगर हम बात करें, ये तो हमने की बात पूरे एक तरह से बेल्जियम की। अब केवल हम कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें तो देखिए इसमें 80% फ्रेंच हैं और 20% डच हैं। यानी यहाँ पर जो डच स्पीकर मेजॉरिटी में थे, यहाँ पर डच स्पीकर माइनॉरिटी में आ गए। इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम है, क्लियर। नाउ द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। और एक और जो यहाँ पे घटना घटी, वो क्या घटी कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर हैं, ये माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर जो 40% हैं, क्लियर, वो लोग यहाँ पर रिच हैं, उनके पास पावर्स वो बहुत ही ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू द डच स्पीकर्स। अब इस बात से प्रॉब्लम हो गई किसको, डच स्पीकर्स को। उनको लगा कि डच स्पीकिंग हम मेजॉरिटी में है और हमें पावरफुल होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं है।
तो इसी चीज़ के लिए दोनों में टकराव हो गया। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर। क्लियर, तो बाद में इनको जो है जो बेनिफिट्स हैं वो सब मिले। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इन 1950s एंड 1960s। और ये जो टेंशन है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ये इतनी ज़्यादा हो गई थी 1950-1960 के ड्यूरिंग कि बेल्जियम जो है वो टुकड़े टुकड़े होने की कगार पे आ चुका था। डच स्पीकिंग वर इन द मेजॉरिटी इन द कंट्री बट वर इन द माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। तो डच स्पीकिंग जो है वो वैसे तो मेजॉरिटी में थे कंट्री में, लेकिन कैपिटल की बात देखें तो यहाँ पे वो क्या थे, माइनॉरिटी में थे। यानी यहाँ पे अलग टकराव था, यहाँ पे अलग तरह का टकराव था। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्या है कि बेल्जियम एक तरह से टूटने की पूरी तरह से कगार पे था। यहाँ पे बेल्जियम का मैप दिखाया गया है, आप देख सकते हो। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ये जो है क्या है इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन 1970s एंड 1993 4 अमेंडमेंट्स वर ब्रॉट इन द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन so as to bring an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। 1970s और 1993 के बीच में 4 अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट क्या होते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर हमें जब कुछ बदलाव करने होते हैं तो उसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 जो है क्या किए गए, अमेंडमेंट किए गए 1970 और 1993 के बीच। और ये अमेंडमेंट थे, एक अरेंजमेंट ऐसी करनी थी जिससे कि दोनों सेम कंट्री में दोनों जो कम्युनिटी हैं उनको इक्वल राइट मिल सके। तो स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर थे उनका इक्वल नंबर लिया गया। सेकेंड, वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो पावर्स दे दी गई। क्लियर है, यानी वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, तो इसी तरह वहाँ पे भी जो कंट्री है उसको स्टेट में ऐसे डिवाइड करके और वहाँ के लोगों को पावर्स जो है वो दे दी गई ताकि वो रिस्पॉन्सिबल रहें उनकी डेवलपमेंट के लिए। क्लियर, और सेंटर में इक्वल जो है मिनिस्ट्री दे दी गई। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स में भी क्या किया गया, दोनों ही जो कम्युनिटी हैं उनको इक्वल पावर दे दी गई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, अलग अलग गवर्नमेंट उनकी बना दी गई वहाँ पे। नेक्स्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट, 4th स्टेप था ये थोड़ा डिफरेंट स्टेप है। ठीक है, ये तो सब कॉमन स्टेप्स हैं जो हमारे कंट्री में भी हैं, बट जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। कम्युनिटी यानी जो अपनी अपनी कम्युनिटी है, डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वो एक गवर्नमेंट बनाई गई, elected by the particular language speaking community। The government has a power regarding cultural, educational, language related issues। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, लैंग्वेज से रिलेटेड, वो इशू जो है ये कम्युनिटी गवर्नमेंट देखती थी और ये इसका डिसीजन जो है फाइनल होता था। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई और जो बेल्जियम है वो टुकड़े टुकड़े होने से इन 4 स्टेप्स से बच गया। अब 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही आसान से ईजिली कर सकते हो। फर्स्ट देखिए, विच लैंग्वेज स्पीकर आर इन द मेजॉरिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में मेजॉरिटी में कौन से स्पीकर हैं, फ्रेंच, डच, जर्मन, इंग्लिश। बहुत ही आसान है बच्चों, कौन से थे, डच थे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, एंड व्हाट वाज नॉट अ स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशन इन बेल्जियम बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो कौन सा स्टेप नहीं लिया गया था, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके टेंशन को रिमूव करने के लिए बेल्जियम में कौन सा स्टेप नहीं लिया गया था वो बताना है। पहला, स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन वाइडर पावर दी गई थी, ये वाला स्टेप है। प्रोविज़न ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट ये वाला डिसीजन है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर टू रन कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये वाला स्टेप नहीं लिया गया। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स 3rd स्टेप था। ठीक है, तो ये सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको जो है अपनी कॉपी में कर लेने हैं। बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी आपकी। आई होप आपको क्लियर हो गई है। फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हो तो रेड बटन प्रेस कर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। टेक केयर।